जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्क पढ़े थे उनके अंदर एक हमारे पास एक स्प्रिंग वर्क भी होता है कि स्प्रिंग जो है वो उसको अगर आप कंप्रेस कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उस पर वर्क डन करें, जब वो एक्सपैंड होगा तो वो फिर स्प्रिंग आपको वर्क प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके ऊपर एनर्जी लगा चुके थे जब आपने उसको कंप्रेस किया था। सो जो वो फोर्स होती है स्प्रिंग की वो एफ इज़ इक्वल टू के एक्स होती है, क्योंकि विदाउट अप्लाइंग एन फोर्स आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, आपको खुद से उसको कंप्रेस करना पड़ता है, उस पर वर्क आपको पहले इनिशियली करना पड़ता है। और वर्क आपको उस वक्त मिलेगा जब स्प्रिंग के अंदर कोई चेंज आएगा उसकी पोजीशन के अंदर। फॉर एग्जांपल इस स्लाइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि x1 इज़ इक्वल टू 1 mm ना, और x2 इज़ इक्वल टू 2 mm। ये जो चीज़ है जिसको मैंने अभी सर्कल किया, और सेकंड में अगर आप देखें तो x2 इज़ इक्वल टू 2 mm। तो ये जो चेंज आएगा उसके रिस्पेक्ट से फिर हम देखते हैं कि कितना पोजीशन के अंदर चेंज आया और क्या आपने फोर्स उसके ऊपर अप्लाई किए, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। अब ये जो हमारे पास फोर्स एफ इज इक्वल टू के एक्स, अगर इसका वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो उसको ज़रा देखते हैं। ये फॉर्मूला सबको नज़र आ रहा है, डब्ल्यू स्प्रिंग इज इक्वल टू 1/2 के एक्स टू का स्केयर माइनस x1 का यस स्केयर। सर। ये तो यस ये सर, आ रहा है नजर। आइडिया है कि ये किस तरह से फॉर्मूला आया आपके पास वर्क का। फोर्स का तो आप सबको पता है कि एफ इज इक्वल टू के एक्स होती है। जी आपके पास सर ये इंटीग्रेशन करके सर ये या एफ इज इक्वल टू के एक्स था ना, तो एक्स की जगह हमने उसका डिस्टेंस ले लिया जितना उसने मूव किया है, लेकिन स्क्वायर क्यों लिया ये नहीं पता चला। बेसिकली आपके पास एफ इज इक्वल टू जो के एक्स था, इसको आपने वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू द एक्स, ठीक है। के एक्स को आपने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। विद रिस्पेक्ट टू द एक्स इंटीग्रेट क्यों करें, क्योंकि जितना एक्स के अंदर चेंज आया, जो स्टेट आपके पास है, तो अब आपको पता, अब आप इंटीग्रेट कर लें, एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 होगी ना, पावर में क्या उसी से डिवाइड। सो जब एक्स स्क्वायर बाय 2 इसकी इंटीग्रेशन होगी तो 1/2 आप वही बाहर लें एक्स स्क्वायर बाय 2 वाला, और एक्स स्क्वायर के ऊपर जो है वो आप लिमिट अप्लाई करते हैं, तो वो 2 और 1 है तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर जो है वो स्टेट 2 वाला माइनस एक्स स्क्वायर स्टेट 1 वाला, दोनों लिमिट्स आपस में अप्लाई होके, तो ये आपके पास सिनेरियो आ गया। बात समझ आ गई कि ये किस तरह से है। यस सर। आप बेसिकली वर्क डन कैलकुलेट करना चाह रहे थे ना, तो वर्क डन आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की चेंज होती है ना, कि फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का कितनी चेंज उसके साथ आई ना, तो ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली आप निकालोगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव 1/2 और के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब इसी तरह अगर इलास्टिक सॉलिड बार का कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए भी वही सेम फार्मूला हमारे पास F इंटू डी एक्स, ठीक है। और फोर्स का यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि फोर्स यहाँ पर क्या है। वैसे तो फोर्स प्रेशर आपको पता है, प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और फोर्स जो है वो प्रेशर इंटू एरिया होगा। सर सर स्क्रीन ही नजर आ रही स्क्रीन ग्रीन हो गई है। अच्छा, अब आ रही नजर ही हम। यस सर। है। लेकिन यस साइडों सर, पे आप आ ग्रीन। रही हैं। अच्छा, सो इसमें जो फोर्स आपके पास होती है, फोर्स का आप सबको पता है कि फोर्स प्रेशर इनटू एरिया होती है ना, तो सॉलिड के केस में आप जो प्रेशर है, ठीक है, उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। और साथ में प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि आपके पास प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये इलास्टिक सॉलिड बार के केस में कि स्प्रिंग के अलावा अगर
इलास्टिक सॉलिड बार होता है वो आपके पास स्ट्रेच या एक्सपैंड जिस तरह से हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल पहले वो इस पोजीशन पे है तो माइट बी विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो ये जो पोजीशन के अंदर ये जो चेंज आपको नज़र आएगा दैट विल बी ड्यू टू अ फोर्स, कोई ना कोई उस पर सर्टन फोर्स अप्लाई हो रही होगी और उस फोर्स की सेंस में उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही होगी और वो जो आप कैलकुलेशंस कर रहे होंगे वो आपके पास वर्क डन आएगा। अच्छा, इसी केस में अगर हमने किसी भी बॉडी को रेज या एक्सेलरेट करना हो तो हम वही काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल जो एनर्जी है उसके कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको पहले एक दो पॉइंट्स को रीड करें फिर इस पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो पॉइंट 1 और पॉइंट 2 लिखा हो, द वर्क ट्रांसफर नीडेड टू रेज अ बॉडी, इसकी बात करें। जी क्या कॉन्सेप्ट इससे मिल रहा है? सर बॉडी को लिफ्ट करने पे पोटेंशियल एनर्जी और मूव करने पे काइनेटिक एनर्जी ठीक है जी। एलिवेटर। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि अगर बॉडी को लेट से आपने अपलिफ्ट करना है, अब अपलिफ्ट करने से मुराद क्या है कि पहले जो उसकी पोजीशन थी उसके रिस्पेक्ट से आप उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। सो जब हाइट चेंज होगी तो हाइट चेंज होने के रिस्पेक्ट से जो फॉर्म ऑफ एनर्जी आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग द वर्क ट्रांसफर नीडेड टू रेज अ बॉडी। डेफिनेट सी बात है, बॉडी रेज क्यों होगी, किस वजह से होगी, कोई ना कोई उसके लिए फोर्स रिक्वायर है, कोई ना कोई वर्क रिक्वायर है। सो दैट्स व्हाई द वर्क ट्रांसफर नीडेड टू रेज अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो आप कहेंगे कि उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको अप्लाई किया और पहले उसकी वैल्यू कुछ और होगी, बाद में उसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी जब आप उस पर कोई ना कोई उसको अपलिफ्ट कर लेंगे, अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाएंगे। राइट साइड पे आपके पास एलिवेटर या कार की सेंस में बताया हुआ कि पहले लेट से कार ग्राउंड फ्लोर पे अगर पड़ी हुई थी ज़मीन के लेवल पर, और जैसे जैसे आप उसको अपलिफ्ट करेंगे उसकी हाइट को चेंज करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी कैरी किए हुए होगी और ये एनर्जी उसमें कैरी इस वजह से हुई है क्योंकि आपने उसको अपलिफ्ट किया, वही एनर्जी उसमें आपको नज़र आ रही क्योंकि आपने लॉ पढ़ा हुआ कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो पैदा तो आप नहीं कर रहे, उसकी एक फॉर्म है उसको दूसरी फॉर्म में चेंज ही जस्ट आप किए जा रहे हैं। और सेकेंडली ये है कि द वर्क ट्रांसफर नीडेड टू एक्सेलरेट अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर कोई बॉडी पड़ी हुई है या व्हीकल पड़ी हुई है या टेबल पड़ा, अगर आपने उसको ड्रैग करना है, पुश करना है, आगे पीछे करना है, स्टिल यू नीड अ फोर्स, स्टिल आपको वर्क डन अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो ये जो उसके अंदर चेंज आएगा उसको आप कह रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब आप किसी चीज़ को एक्सेलरेट करते हैं, लेट्स से अगर एक कार जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, सो अगर आप उसको 90 किलोमीटर पर आवर पर लेके जाना चाहते हैं 10 किलोमीटर पर आवर का उसके अंदर चेंज आएगा और ये जो थ्रू फार्मूला आप कैलकुलेट करेंगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि पहले पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर और फिर दूसरे पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर और उनके चेंज जो उनमें फ़र्क नज़र आएगा। सो हमारे पास अभी एक एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, एग्जांपल 2.8 में, इसको ज़रा रीड आउट करें।
Hazrari, consider a 1200 kg car cruising steadily on a level road at 90 km जी per जी hour. सर. Yes, sir. ये तो इस पे क्या कर रहा है, कंसिडर आप जैन ने कर लिया हुआ ज्वाइन? यस सर, कर लिया हुआ ज्वाइन. ठीक है. अच्छा जी. सो आपको कहा जा रहा है कि जो कार है, व्हीकल, उसका जो मैस है दैट इज़ 1200 kg ना, 1200 किलोग्राम. और जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, आपके पास एक लेवल रोड है और उसकी जो स्पीड है दैट इज़ 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. नाउ कार स्टार्ट्स क्लीमिंग. पहले जो है वो लेवल रोड की आपको बात की, जैसे मतलब सड़क के ऊपर ना कोई उसको हाइट पर जाना पड़ रहा है, स्लोपी नहीं है सड़क, बिल्कुल हमवार सतह प्लेन है. ठीक है, लेवल है कि उसका. सो नाउ द कार स्टार्ट्स क्लीमिंग अ हिल दैट इज स्लोप 30 डिग्री. आपको पता है कि सर जब आप चढ़ाई पर चढ़ते हैं या हिली एरियाज में जाते हैं तो वो ज़मीन के लेवल से सड़क ऊंचाई की तरफ जा रही होती है. सो वो एक स्लोप बनती है, जैसे घर के बाहर रैंप होता है जो कि सड़क से डेफिनेट से बात थोड़ा ऊंचा होता है, फिर गराज में गाड़ी जाती. सो स्टार्ट्स क्लाइंबिंग अ हिल दैट इज स्लोप 30 डिग्री सी. तो ये जो ग्राउंड से, ये जो सड़क से या जो पहले वाली प्लेन रोड थी उससे जो स्लोप बन रही है वो दैट इज़ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल से मुराद यहाँ पर हमारा वही होगा जो कि प्लेन सर्विस है, पहले हमारे साथ सी उससे ऊंचाई जितनी आई है, या जैसे सड़क से रैंप है तो आप रैंप के साथ एंगल बना लें रोड के रिस्पेक्ट से. ओके जी, दैट इज़ 30 डिग्री. इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ टू रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग क्लाइंबिंग, और जो उसकी वेलोसिटी या स्पीड है दैट इज़ फिक्स ना, वो पहले भी 90 थी अब भी 90 है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है. डिटरमाइन द एडिशनल पावर दैट मस्ट बी डिलीवर्ड बाय द इंजन. आपका क्या ख्याल है, हमारी उसकी सतह थी उस पर जो गाड़ी चल रही थी 90 किलोमीटर आर पे, अब अगर वो हिली आपके पास सरफेस है, स्लोप अगर बन रही है, थोड़ी सी ऊंचाई आ गई है, तो क्या अभी भी उतनी पावर ही चाहिए होगी या थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ेगी? तो पावर लगानी पड़ेगी. सो वो जो एक्स्ट्रा पावर होगी वो काइनेटिक एनर्जी के सेंस में इसमें लग रही होगी या पोटेंशियल एनर्जी के सेंस में? सर काइनेटिक. काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में सर. उसने काइनेटिक को तो ख़त्म कर दिया, उसने कहा इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज रिमेन्स कांस्टेंट ना, उसने कांस्टेंट कर दिया हुआ. ठीक है. सो कार की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही, जितनी पहले वेलोसिटी थी उसकी उतनी वेलोसिटी है. ठीक है. एक्सेलरेट जो है वो उतना ही है, क्योंकि एक्सेलरेट का लिंक आपके पास इसमें आ रहा है, क्या उसको कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी में. और क्लाइंबिंग की सेंस में हाइट अब उसकी चेंज होगी. अगर यहीं पर ही बात कर दी जाती है कि लेट से 90 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं कह देता कि वो स्लोप भी है और 100 किलोमीटर पर आवर उसको स्पीड करनी है चढ़ाई चढ़ते हुए. तो वो दोनों सूरतों में फिर काइनेटिक भी यूज़ होती है, पोटेंशियल भी. जो 90 से 100 मैंने करवाई है उसमें काइनेटिक एनर्जी यूज़ हो जाती है, और मैंने जो लेवल रोड से 30 डिग्री का स्लोप डाला है उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती. तो उस सेंस में दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ने यूज़ हो जाना था, दोनों ने सम अप होके फिर आपके पास नेट आंसर आना था. सो अभी सो फॉर एट द मोमेंट जो है वो यस पोटेंशियल सर. एनर्जी ही यूज़ होगी हमारे पास यहाँ पर इस केस में ना. सो पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है सर याद MGH नहीं आ रहा. एमजीएच. MGH होता है सर. MGH एमजीएच होता है. यस सर. अच्छा जी. तो यहाँ पर आपसे बात कर रहा था एडिशनल पावर का, तो आपको पता है पावर जो होती है दैट इज़ एनर्जी बाय द टाइम या वर्क बाय द टाइम ना. सो पावर की सेंस में आप उसको वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम उसको कर लेते हैं. सो आपके पास जो
फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का वो एम जी एच ई एम जी जी आप, क्योंकि यहाँ पर हाइट में इस बुक में एच की जगह ज़्यादातर जी यूज़ हो रहा है, तो एम जी एच उसका फॉर्मूला बिल्कुल मैं भी इत्फाक करता हूँ। और ये आपके पास वर्क डन है या एनर्जी है एम जी एच, ठीक है, और टाइम से आपने डिवाइड कर दिया क्योंकि आप पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। सो हाइट बाय टाइम या उसकी कोई भी डायमेंशन जो एक है उसको जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी द वेलोसिटी। वेलोसिटी की यही डेफिनेशन होती है ना कि डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अगर आप डायरेक्शन भी उसकी ले रहे हैं। सो हमारे पास जो डी जी बाई डी टी है या हाइट बाय टाइम जो है वो वेलोसिटी बन जाएगा। अब वेलोसिटी आपको दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर, जी की वैल्यू भी आपको पता है और 9.8 होती है, मैथ्स भी आपको गिवन है। यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें तो एक एडिशनल चीज़ लिखा हुआ साइन 30 डिग्री, ये तो आपने कभी भी फॉर्मूला में यूज़ नहीं किया पहले, या किया हुआ? सर हम्म? वर्टिकल है तो नहीं, जो छोटी क्लासों में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ते थे तो उसमें कभी एम जी एच साइन थीटा पढ़ा? MGI सर साइन वो थीटा सर, नहीं सर फोर्स पढ़ा वाले तो में। नहीं। फिर वहां पे मैंने हमारे कहा पास कोई स्लोप नहीं होती थी, यहाँ पे हमारे पास स्लोप है 30 डिग्री उसकी एंगल है। तो वहाँ पर फिर क्या होता था? फिर वहां पे हमारे पास हाइट होती थी डायरेक्ट, MGH यहाँ पे स्लोप है हमारे पास। वहाँ पर आपके पास जो हाइट होती ना वो ग्राउंड ज़मीन से वर्टिकल लेवल पे होती, बिल्कुल सीधी, यस सर। ठीक है, 90 के एंगल पे। अभी ये मैंने एंगल बनाया 90 का, चलें बना देते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी बनाया, ठीक है, जैसे बिल्कुल मीनार सा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, ये नज़र आ रहा है जो मैंने डायग्राम बनाई है, यस सर आ रहा है। ठीक है। सो यस वहाँ सर पर आ आपके रहा पास जो वर्टिकल पोजीशन होती है वो बिल्कुल ग्राउंड के साथ 90 के एंगल बना रही होती है, तो साइन 91 होता है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, यस सर। राइट। है। यस साइन सर 90 क्या होता है? 1 वन। होता है। वन तो होता सो सर। सो देयर इज़ नो नीड टू डिस्कस कि उसमें क्यों मतलब यानी कि ये एक लॉजिक है जो कि जब मैंने पहली दफ़ा इस एग्जांपल को देखा तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि हमने छोटी क्लासेस में स्कूल लेवल के ऊपर क्यों नहीं हमें एम जी एच साइन थीटा नज़र आया। तो माइट बी देर इज़ अ रीज़न के टॉप के ऊपर हम ले रहे हैं 90 डिग्री, उसमें एंगल बनता है साइन 91 होता है। सो वहाँ पर अंडरस्टूड है कि ये सिनेरियो है। ओके जी। सो यहाँ पर चूँकि वो 90 नहीं है, यहाँ पर वो 30 का एंगल है, तो डेफिनेट सी बात है कुछ और एनर्जी है। तो आपको भी पता है कि अगर सीढ़ियाँ आप चढ़ के जा रहे हो तो जितनी स्लोप ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी लग रही होती, जितनी ज़्यादा होगी ना स्लोप यस उतनी सर। ज़्यादा एनर्जी लग रही होती यस सर यस सर। है। आप एक दफ़ा इसको सोल्यूशन को देखें, जस्ट अ सेकेंड।
ओके जी। सो यहाँ पर आप करेंगे क्या कि अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि स्टैंडर्ड यूनिट्स लेने हैं। सो इज सेइंग कि 90 किलोमीटर पर आवर। सो आपको स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है जी? सर वेलोसिटी नहीं, मीटर पर सेकंड। The meter per second. मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड का स्टैंडर्ड यूनिट होता है। तो आप इसको मीटर 90 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में लिखें, और जी अगेन वो स्टैंडर्ड में 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका, यही स्टैंडर्ड यूनिट है, वो बात भी ठीक है। मैथ्स का हम स्टैंडर्ड केजी ही ले रहे थे, वो बात भी ठीक है। तो आप स्टैंडर्ड यूनिट में रखकर इसको सॉल्व करें, और जो आपके पास आंसर आएगा फिर पावर का, एक दफ़े इसको ज़रा करें कैलकुलेट। 1200 मल्टीप्लाई बाय 9.81 और 90 को मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर लें। सो एनी हो, चलें ज़रा बाद में कर लीजिएगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो ये जो आपके पास पावर आ रही है, इसका स्टैंडर्ड जो आपके पास यूनिट आएगा दैट विल बी द, जो पावर का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो जूल पर सेकंड होता है। क्या होता है जी? Joule per second. जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड, या दूसरे लफ्ज़ों में वो क्या होगा, वाट होगा। ठीक है, तो ये जब आप स्टैंडर्ड यूनिट रख के चलेंगे तो जूल पर सेकंड वाट दोनों एक ही बात है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड आंसर आएगा। सो इफ़ यू फील कि उसका आंसर जो है वो थोड़ा लेंथी है, यानी कि वैल्यू थोड़ी बड़ी है, सो आप उसको किलोवाट में भी लिख सकते हैं। इफ़ यू फील कि वैल्यू और इससे भी ज़्यादा बड़ी है, यू कैन राइट इट डाउन इन द मेगावाट्स। तो ये मेगा या किलोज या इस तरह की जो चीज़ें हैं, दीज आर द क्वांटिटीज़। सो ये उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने देखना, ठीक होगी बात। सो ये जब भी मैं बात करता हूँ कि हम स्टैंडर्ड यूनिट रखेंगे और स्टैंडर्ड यूनिट रख के सॉल्व करेंगे, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लेक्चर के बाद उस चीज़ को सॉल्व करें। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है, देन यू कैन ईमेल मी। और ये बात नहीं है कि आप एंड पे या किसी एक दिन पे बैठ के कह रहे हो कि पता नहीं आंसर्स को क्या हो गया या किस तरह से सॉल्व करने। सो लिहाजा जब आपने कोई भी जो एग्जांपल एटलीस्ट वंस उसको किया होगा, तब कि कैसे उसको सॉल्व करना है और किस तरह से। अदरवाइज़ दूसरा केस क्या है कि फिर अगर आप ऐसा नहीं करते, मैं एक दफ़ा सारी ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ, तो ये फिर यूनिटी कन्वर्जन सम टाइम यू नीड टू यूज़ के आप इसके यूनिट्स जो हैं वो किलो जूल पर सेकंड में लेके आ रहे हैं, किलो वाट पर ये किलो वाट में लेके आ रहे हैं। सो ये चीज़ें हर न्यूमेरिकल के साथ याद करने से बेहतर है कि आप स्टैंडर्ड यूनिट रखें और स्टैंडर्ड आपके पास आंसर आएंगे, लिहाजा आपका जो काम है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। Yes sir. तो ईमेल, हाँ जी, ईमेल के अंदर जो पिछली टॉर्क वगैरह की एग्जांपल हम कर रहे थे, पता नहीं वो कौन क्वेश्चन कर रहा था, मैं आवाज़ से उस वक्त इतना आवाज़ पे गौर नहीं किया था। कोई एक स्टूडेंट था जिसने यानी कि लेट ज्वाइन किया था, और देन वो Yes sir. हाँ, तो वो फिर मैंने ईमेल के अंदर एक छोटी सी एक पर्ची के ऊपर एज अ नोट्स वो ईमेल सॉल्व करके आज ही शायद आपको लिंक के साथ कहीं गई हो मेल में ना, तो आप उसको देख लीजिएगा ज़रा। Okay sir. कोई बच्चा कल कोई कह रहा था कि वो एक दफ़ा बता दें, तो ओके जी। नेक्स्ट एग्जांपल को ज़रा देखते हैं। अब कौन सी एग्जांपल है आपको विजिबल? सर ये 2.9। 2.9 ठीक है जी। सो इसमें क्या, डिटरमाइन द पावर रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 900 kg कार शोन इन द फिगर फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये है कि रेस्ट पे उसकी ज़ीरो स्पीड थी, अब उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है इन 20 सेकंड्स ऑन अ लेवल रोड। सो यहाँ पर हाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज़ नो चेंज इन द एलिवेशन, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ द पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। जो चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो दैट इज़ अ किनेटिक एनर्जी। स्पीड के अंदर फ़र्क आ रहा है, एक्सेलरेशन के अंदर फ़र्क आ रहा है, सो चेंज इन किनेटिक एनर्जी हो रहा है। तो हमने क्या करना है, गेन डिटरमाइन द पावर रिक्वायर्ड ना। सो पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी लग रही है, किनेटिक एनर्जी लग रही है। अगर यहीं पर ही मैं स्टेटमेंट के अंदर ऐड कर दूँ कि रेस्ट से वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर और आगे स्लोप को भी ऐड कर दूँ 40 डिग्री या 50 डिग्री, तो वो स्लोप ऐड करने की वजह से ग्राउंड का लेवल भी चेंज हो जाएगा। सो आपको पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, किनेटिक भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, दोनों को प्लस करेगी तो फिर एनर्जी आएगी और फिर उस एनर्जी को टाइम से डिवाइड करेंगे।
सो यहाँ पर अगेन यहाँ पर सिर्फ किनेटिक का रोल है, क्योंकि रेस्ट पे 0 स्पीड होती है और 80 आपको गिवन है। सो इस सिनेरियो के अंदर चेंज इन किनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास आ रहा होगा। इसको आप उस रिस्पेक्ट से सॉल्व करते हैं। ओके जी, अगर यहाँ पे देखें तो फॉर्मूला भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाफ एम वी स्केयर है। तो चेंज आप लेके आना चाह रहे हैं, तो चेंज का मतलब ये होता है कि फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट उस रिस्पेक्ट से। तो दोनों वेलोसिटीज़ को आप माइनस कर लें। फार्मूला के अंदर ऑलरेडी स्केयर होता है हाफ एम वी स्केयर, तो लिहाजा वेलोसिटीज़ के ऊपर जो है वो स्केयर रहेगा। तो फाइनल जो वेलोसिटी है वो आपको वहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर दी हुई थी। तो आपने स्टैंडर्ड यूनिट रखने के लिए उस 80 किलोमीटर पर आवर को 80 मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो किलो की जगह आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और आर की जगह अगर सेकंड लिखने हैं तो एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली आपने 3600 से उसको डिवाइड कर दिया, माइनस ज़ीरो कर दिया। तो जो एनर्जी आपको इसमें यूज़ हो रही है दैट इज़ 222 किलो जूल ना। आप जब स्टैंडर्ड यूनिट रख के यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सो आपके पास जो आंसर आएगा इसको एक दफ़ा ज़रा कर लें, दैट इज़ बिट ईजियर। इसको सॉल्व करना जो है वो पहले क्या उसको कहते हैं 80,000 को 3600 से डिवाइड करके उसका स्केयर ले लेना। अगर इसको यानी कि किया जाए 80,000 और डिवाइडेड बाय 3600 और इस चीज़ का स्केयर ले लें। ये मेरे पास जो आ रहा है आंसर इसका, इस चीज़ को मैंने इंक्लूड करा, ठीक है। ये यूनिटी कन्वर्जन है। मेरे पास इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 222 ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर है। अब ये जो एनर्जी होती है उसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है जूल, ठीक है। सो वैल्यू काफ़ी बड़ी है। अगर इसको आपको किलो जूल में करना है तो ये जो डेसिमल है ये 3 स्टेप यहाँ पर उठ के आ जाएगा। सो दैट विल बी द 222.2 किलो जूल, ठीक है। सो दैट इज़ द वे कि आप कैसे स्टैंडर्ड यूनिट को रख के सॉल्व करते हैं। एनी कन्फ्यूजन जी? नो सर। नो ठीक सर। है, तो ये वो वे है कि किस तरह एनी ये हमारे पास ये जो चीज़ थी दैट इज़ द एनर्जी, दैट इज़ द वर्क। हमें पावर चाहिए, तो पावर क्या होती है, वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। सो आपको टाइम दिया हुआ था 20 सेकेंड्स, उसको आपने एनर्जी से डिवाइड कर दिया। अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है। अगेन जब आपने 22.2 किलो जूल कर लिया है, तो इसको अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो किलो वाट ही आना है। और अगर आप चाहते हैं कि वाट में आंसर आए तो आप इस चीज़ को 20 से डिवाइड कर लें, फिर उसको खैर कन्वर्ट कर लें। तो जैसा भी है, ये दूसरे पॉइंट पे ज़रा डिसीजन लेना इजी है। सिंपल सी बात है कि जो एनर्जी का आंसर है उसको 20 से डिवाइड कर लो। सो 11.1 किलो वाट आपके पास जो है वो आंसर आ रहा होगा। हॉर्स पावर में अगर चेंज करना है तो लास्ट टाइम आपको बताया था कोई 1 हॉर्स पावर जो है वो 745 वाट के इक्वल होता है। तो खैर डिमांडेड नहीं है डेटा के अंदर कि आप इसको हॉर्स पावर में करें, तो अगर करना है तो खुद से आप उसको कर सकते हैं। ओके जी, कुछ हमारे पास नॉन, अब ये सारे मैकेनिकल फॉर्म ऑफ वर्क थे। स्प्रिंग है, उसको स्ट्रेच एक्सपैंड कर लिया, इलास्टिक सॉलिड इलास्टिक बार को कर लिया, बॉडी को एक्सेलरेट कर लिया या उसकी एलिवेशन चेंज कर ली। सो जो नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ वर्क्स हैं उसमें इलेक्ट्रिकल हो सकता है, मैग्नेटिक वर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वर्क हो सकता है, ठीक है। तो ये जो वर्क है हमारे पास ये मैकेनिकल से हट के हैं, ये नॉन मैकेनिकल फॉर्म्स ऑफ वर्क हैं हमारे पास। अब लास्ट टाइम जब पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे तो हमने उस लेक्चर के अंदर जो था वो इलेक्ट्रिकल की देखा था, फॉर्मूला भी देखा था, उसका थोड़ा डेफिनेशन को भी ऑब्जर्व किया था।
जब अक्सर आप कहते हैं कि जी वर्क डन ऑन द सिस्टम है या बाय द सिस्टम है, उस सेंस में अगर आप देखें आपके सामने एक साइन कन्वेंशन फॉर वर्क नज़र आ रहा होगा कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो आप उसको पॉजिटिव ले रहे थे, ठीक है। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो आप उसको नेगेटिव कंसिडर करें। अगर आपको यानी कि सिस्टम पे वर्क करना पड़ रहा है, सिस्टम आप पे, अब सिस्टम आप पे तो वर्क नहीं कर सकता, आपसे मुराद यहाँ पे हमारा सराउंडिंग होता है, ठीक है। ठीक है, सराउंडिंग से सिस्टम में हो रहा है या सिस्टम से सराउंडिंग में हो रहा है। तो ये कन्वेंशंस हैं कि आप उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, किस सेंस में ले रहे हैं। सर आपसे एक प्रश्न पूछना था कि एनरोलमेंट नहीं हो रही। क्या नहीं हो, सर पता नहीं वो आगे आ रही है, यू कांट एनरोल इन दिस क्लास। क्या बात स्टार्ट करें कि LMS पे एनरोलमेंट नहीं हो रही? यस सर, वहाँ पे ही। नहीं, वैसे तो आप CSS के इम्तहान के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे भी एनरोलमेंट हो। सो नहीं सर, LMS पे नहीं हाँ हो जी रही। जी, चलें इसको मैनुअली जो है बाकी को भी किया था ऐड, आपको भी ऐड कर देंगे, सर हो ये जाएगी बात सर ये एनरोलमेंट। समर्स में नहीं करते ओके सर। सर, ये स्प्रिंग वाले में कर रहे होते हैं, समर्स में नहीं करते, इस वजह से नहीं होती। समर्स में ही है भाई, समर में ही है। समर्स में नहीं तो हो वो रही है और भाई। नहीं समर में वो नहीं हो रही भाई, सर मतलब मैनुअली कर रहे हैं। क्या हो गया भाई? हाँ, इसमें मैनुअल मैंने बाकी लोगों को किया था ऐड, तो कोई बात नहीं, ये खैर आपकी लोगों की वो समझ का टॉपिक नहीं है, बस ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जस्ट अ सेकंड। ओके जी, अच्छा अभी तक जो एक आपने लॉ पढ़ा होगा अभी तक, सो फॉर एक थर्मोडायनामिक्स का लॉ पढ़ा था, अभी सामने नज़र भी आ रहा होगा, तो क्या होता है वो रीड करके चलिए बता दूँ। सर एनर्जी क्रिएटेड भी नहीं होती और वो डिस्ट्रॉयड भी नहीं होती। कोई और स्टूडेंट कमेंट करें। सर लेकिन वो अपनी जो फॉर्म है ना वो चेंज करती रहती है, फर्स्ट लॉ में ये बताया गया था। कर सकती है यानी कि ना, यानी कि कर सकती है अगर आपने फॉर्म चेंज करवानी हो तो ना। ठीक है, ओके जी। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पहले भी पढ़ा है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ना, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म। अच्छा, ये कैन का इनसे वर्ड इसलिए लगवाया कि अगर आप उस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं या उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तभी वो अपनी फॉर्म चेंज करेगी ड्यू टू सम फिनोमिना, ठीक है। अगर कोई उसके बैकएंड पे कोई चीज़ रोल प्ले करे तो तभी उसने अपनी फॉर्म जब वो चेंज करनी तो चेंज वो कर सकती है। ओके जी, अगर ये लास्ट टाइम भी एक स्टोन की आपको एग्जांपल बताई थी, टॉप पे पड़ा हुआ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 है और काइनेटिक एनर्जी 0 है। काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों है? मूव नहीं कर रहा। और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, नीचे गिरता है, वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वो ज़मीन के लेवल के करीब आता जाएगा उसकी हाइट कम होती जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो अब देखना ये है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रही है तो फिर वो जो एनर्जी जितनी कम हो रही है वो किस फॉर्म में जा रही है, तो वो चूँकि अब वो मूव करने लग गया, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने डायग्राम के साथ लिखा हुआ P2 = 7 किलो जूल और K2 = किलो जूल। अब ये बात बता रहा है कि 7 पोटेंशियल एनर्जी होगी और 3, मैंने इसको किसी मीटर के थ्रू मैयर नहीं किया, दैट इज़ जस्ट अ कॉन्सेप्ट। ये यहाँ पे कोई 6-4 भी लिख सकता है, 5-5 भी लिख सकता है। बात करने का मकसद ये है कि वो अगर पोटेंशियल कम हो रही है तो फिर वो बाकी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, वो बाकी दूसरी फॉर्म में जा रही है। जब इसने आके ज़मीन पे हिट करना है तो पोटेंशियल एनर्जी टोटली ज़ीरो हो चुकी है,
अब उसकी जो कनेटिक एनर्जी है और उसने जब ज़मीन पे हिट करना है तो फ्रिक्शन की वजह से जब ज़मीन के साथ कोलाइड करेगा, कोलिजन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से कुछ नॉइज़ प्रोड्यूस होगी और कुछ उस पर फोर्स लगाएगी। माइट भी हो सकता है कि ज़मीन वहाँ पर थोड़ी सी बैठ जाए, कुछ एनर्जी उसमें यूटिलाइज होगी। हो सकता है कि वो पत्थर थोड़ा मूव करने लग जाए, वो कुछ फासला तय करे और फिर जाकर रुके। तो ये जो 10 वाली एनर्जी है, ये जितनी मैंने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपको बताई हैं, ये जितने फिनोमेनाज बताए हैं, उनमें डिवाइड होकर इवेंचुअली वो रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने 10 की 10 किलो जूल आगे कन्वर्ट कर दिया, आगे शिफ्ट कर दी, नॉइज़ में कर दी, इन्वायरमेंट में नॉइज़ चला गया। ठीक है, अगेन दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, वो ज़ाया नहीं हुई। और एक फॉर्म ऑफ ज़मीन जो मैं कह रहा हूँ माइट भी हो सकता है नीचे से धन सकती है, कुछ चीज़ नीचे पड़ी टूट सकती है, उस पर उसने कुछ फोर्स लगा दी, कुछ एनर्जी उसने उसको दे दी, अगेन उसने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया। और कुछ मूव करता गया पत्थर, वो कनेटिक एनर्जी थी, कुछ बची खुची, फिर कॉन्टीन्यूसली जो फ्रिक्शन है उस पर असरअंदाज हो रही, उसको ख़त्म करवा देगी, उसको रुकवा देगी, उसकी जो मोशन है वो स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, ये एनर्जी इसी तरह ही रहती है। हमारा नॉलेज ख़त्म हो सकता है, मेरी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो सकती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि अच्छा वो आगे कहाँ पे गई, आगे कहाँ पे गई, तो हमें आगे माइट भी हमें पता ना हो, लेकिन वो गई है कहीं ना कहीं, यानी हो। ठीक है, सो ये कुछ पॉसिबल चीज़ें थी जो कि एक्सप्लेन कर रही हैं, क्योंकि यार एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही होती है। टॉप लेवल के ऊपर आपने वाटर को स्टोर किया होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के केस में, डैम्स के केस में, टॉप से वाटर फॉल करता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, टर्बाइन के ऊपर हिट करता है, ये पोटेंशियल एनर्जी आगे जब नीचे वो गिर रहा होता है किनेटिक एनर्जी में भी चेंज हो जाती है। ये रोटेशन की वजह से ब्लेड पे हिट किया, ब्लेड की आगे शाफ्ट घूमी जो कि मैकेनिकल एनर्जी है, वो मैकेनिकल जनरेटर को मिली, उसने इलेक्ट्रिकल में बना दी, तो आगे ट्रांसमिट होकर नेशनल ग्रिड्स और सारा एनी हो। सो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप तक पहुंची, आपने उस इलेक्ट्रिकल से आगे काम लेना शुरू कर दिया, फ़ैन को चला दिया, वो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल बन गया, मोटर चला दी, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल बन गया, नीचे से पानी ऊपर ले, फ़ैन ने आपको हवा दे दी है, लाइट जला लिया, फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो गई है, लाइट के करीब थोड़ी हीट होती है, वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, रोशनी मेरी है, हरारत उससे मेरी है, हीटर लगा लिया है, अब वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, माइक्रोवेव ओवन लगा लिया है, वो भी हीट के अंदर फिनोमेना आपके पास आ गया। सो देयर इज़ अ वेज कि आप उसको कैसे चेंज करें। पोटैटो है, उसको अगर बेक करना है, उसके अंदर अगर हीट इन कर दें तो पोटैटो के अंदर जो एनर्जी थी पहले कुछ और होगी, अब उसकी एनर्जी कुछ और है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर लिए। चेंज इन एनर्जी जो है वो 5 किलो जूल है। पहले अगर उसके अंदर जितना भी था, पहले उसके अंदर जो कुछ भी था वो उसका अपना था, अब जो तब्दीली है, जो चेंज आया, दैट इज़ 5, क्योंकि आपने 5 की उसके अंदर हीट इंसर्ट किए। ओके जी, अब नेक्स्ट में ज़रा देखते हैं, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ये अगर आप देखें, ये जो भी स्लाइड नज़र आ रही है उसकी लेफ़्ट साइड पे, कि कितनी एनर्जी इन हो रही है और कितनी आउट हो रही है और अंदर चेंज कितना आ रहा है। सर 15 किलो जॉल इन हो रही है, 3 किलो जॉल आउट हो रही है। 15 इन हो रही है और आउट हो रही है 3, तो नेट चेंज कितना है? चेंज इन एनर्जी इंटरनली 12 kg माइनस sir। 15 माइनस 12 kg। 12। ठीक है जी, साथ में राइट साइड पे देखें उसमें क्या सिनेरियो है। ऊपर टॉप पे लिखा हुआ इडियाबैटिक। इडियाबैटिक वैसे क्या होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं एक दफ़ा किसी जगह पर। सर जो टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसके अंदर। इडियाबैटिक वो होता है जिसके अंदर हीट ट्रांसफ़र जो होती है ना वो ज़ीरो होती है, हीट इन और हीट आउट नहीं हो सकती। ठीक है, हीट इन और हीट आउट नहीं हो सकती। सो इडियाबैटिक, और यानी कि इंसुलेशन टाइप का कॉन्सेप्ट, ये कैंडल वाली एग्जांपल्स में आपको बताया गया था। ओके जी, अब इसमें देखें राइट साइड पे कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई, द वर्क इलेक्ट्रिकल डन ऑन एन इडियाबैटिक सिस्टम, रीड इट, फिर इस पे कुछ कमेंट्स लेते हैं। वो ये कह रहा है कि जितना वर्क डन करेंगे उतनी उसके अंदर चेंज आ जाएगी। सो बैटरी लगी हुई है, दैट इज़ अंडरस्टूड। बैटरी है, बैटरी के टर्मिनल्स हैं, वायर्स हैं, सिस्टम के अंदर जो चीज़ दाखिल हो रही है वो वायर्स हैं, और सिस्टम की उसने बाउंड्री भी डिफ़ाइन कर दिया। आपको पता लग रहा है कि वायर्स जो हैं वो बाउंड्री को क्रॉस कर रही हैं। जो उसका हीटिंग एलिमेंट है या जो रजिस्टर टाइप की चीज़ है वो सिस्टम का पार्ट है।
सो 5 अगर किलो जॉल एनर्जी आप अगर थ्रू इलेक्ट्रिकल वर्क इन कर रहे हैं तो पहले उसकी जितनी भी एनर्जी थी अब उसके अंदर जो चेंज आएगा वो 5 का आ जाएगा। एक्सक्यूज मी ठीक है, सर, जी जी जी। सर इसमें जो ये डॉटेड सर ये है, ये सर हमारे पास बाउंड्री होगी इसकी? डॉटेड जो है वो सिस्टम की बाउंड्री, ठीक हो गई। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस एग्जांपल को भी देखें साथ में ये सम हो कुकर टाइप या कुछ हमारे पास कैटल टाइप जो बना हुआ है या टैंक टाइप, तो इसमें भी अगर देखें तो ये बाहर वाली सारी उसकी अपनी सरफेस है जो उसकी बाउंड्री होती है स्किन टाइप या केसिंग टाइप, ठीक है, और डॉटेड डॉटेड लाइन से उसने सिस्टम बनाया हुआ, ठीक है। नीचे आपके पास एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अब ये वर्क जो है ये इलेक्ट्रिकल की वजह से था, ये हीट की वजह से एनर्जी है, ये शाफ्ट की वजह से, शाफ्ट रोटेट कर रही है, अंदर जो है शाफ्ट के आगे ब्लेड्स लगे हुए हैं, अगर इसके अंदर गैस है तो उसको वो स्टीर कर सकती है, हिला सकती है, गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे, कोलिजन्स वगैरह होंगी, ठीक है, इस तरह का फिनोमेना आ सकता है, या कुछ और फिनोमेना भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है इस सिस्टम के अंदर। अगेन ये भी एडियाबैटिक है, कोई भी जो अच्छा एडियाबैटिक इस माइट भी हो सकती है, इस वजह से लिख रहा था कि आपको वर्किंग ज़्यादा ना करनी पड़े क्योंकि बाहर उससे हीट नहीं जा रही, ठीक है। सो इसलिए जो एनर्जी आप उसको दे रहे हैं वो सारी उसके इंटरनल होगी, तो कैलकुलेशंस या जो एनालिसिस है वो थोड़ा इजी हो जाता है। Yes, So the work done on an adiabatic system is equal to the increase in the energy of a system. That is understood कि 8 किलो जूल उस पर एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं और सिस्टम के अंदर वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है ड्यू टू द शाफ्ट वर्क ना। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आपने देखी हैं कि वो किस किस तरह से चेंज लेके आना चाह रही है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, इससे हल्का सा डिफरेंट सी बात ही होगी सिनेरियो। अच्छा, ये एनर्जी बैलेंस अब आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, हमारे पास हेडिंग है एनर्जी बैलेंस की, राइट। सो एनर्जी बैलेंस में अगर आप देखें तो इसका बहुत सिंपल से फॉर्म है, ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू चेंज। बात समझ आती है कि जितनी इन हुई है आउट को उससे माइनस कर दे तो वो बताया है। लॉजिक बनती है या नहीं बनती? ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई। ये सर इसको हमने अभी किया तो है सर, ये पिछले एग्जांपल में भी सर 15 एंटर और 3 लीव करके 12 जो थी रिमेनिंग थी हमारे पास। चलो, वो कह रहे हैं जी अभी किया है, माजरत कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अब आपके पास क्या हो रहा है कि फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। अब लेट से क्यू आउट है और क्यू इन है आपके पास, शाफ्ट वर्क इन है। अब लेट से कि शाफ्ट वर्क जो है वो 6 किलो जूल है, ठीक है, और जो इसको हीट इन कर रहा हूँ, हीट इन जो इसके अंदर हो रही है दैट इज़ 15 किलो जूल, और जो हीट आउट हो रही है दैट इज़ 3 किलो जूल। तो अगर 15 हीट इन हो रही है, 3 उससे आउट हो रही है, तो हमारे पास हीट की सेंस में अगर मैं चेंज देखूं तो वो होगा 15 माइनस 3, ठीक है, और प्लस फिर मैं देखता हूँ कि यार शाफ्ट की वजह से अगर कोई वर्क डन हो रहा हो, ठीक है, शाफ्ट की सेंस में उस पर अगर कोई वर्क डन हो रहा है, तो शाफ्ट की वजह से जो वर्क डन हो रहा था वो आपके पास 6 था। ये नीचे आपको नज़र आ रहा है 15 किलो जूल क्यू इन, जी सर। ठीक है। सो 15 इन है, 3 आउट है, तो 15 माइनस 3 12 की उसमें हीट आ रही है और 6 का उसके अंदर शाफ्ट वर्क आ रहा है। सो 12 प्लस 6 18 हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि डेल्टा ई कैसे 18 आया। जी सर। ठीक है जी, जो चीज़ें इन हो रही हैं वो इन की सेंस में, जो आउट हो रही हैं वो आउट के सेंस में। अच्छा, उसने ये क्यों नहीं किया कि 15 इन हो रहा है और 6 इन हो रहा है, पहले 15 और 6 को ऐड कर लो 21 और फिर उससे -3 कर दो तो 18, वो भी आंसर 18 था। वो एक तरीके से लेके चला है कि Yes. हीट इन माइनस हीट आउट कर दिया और फिर वर्क इन और वर्क आउट को देखा, क्योंकि वर्क आउट था ही कोई नहीं तो वर्क इन उसने ले लिया, और हीट इन और हीट आउट उसने हर एक चीज़ को उसकी अपनी जगह पर रखा है टेक्निकली, ठीक है, कि हीट को हीट से उसने माइनस कर लिया और फिर वर्क को वर्क से डील कर लिया, ठीक है। तो ये एक वे होता है कि किस तरह से आप चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
एक और भी आप पिक्चर देख रहे हैं, डब्ल्यू बी इन, बी से मुराद है बाउंड्री वर्क ना, ये जो आपके पास पिस्टन है उसकी जो लिड मूव कर रही है दैट इज़ योर बाउंड्री। सो ये बाउंड्री जो मूव कर रही है उसकी वजह से इसके ऊपर जो वर्क इन आपने किया दैट इज़ 10 किलो जूल। सो अगर आप इस पर वर्क डन अप्लाई करेंगे, उसकी लिड अगर मूव करेगी, प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता जाएगा, तो इंटरनल उसके अंदर जो चेंज आएगा वो 10 किलो जूल का आएगा। मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, उन पर प्रेशर बढ़ जाएगा, उनकी इंटरनल जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो 10 का आप इफेक्ट अप्लाई करें और 10 ही आपको रिजल्ट में मिलेगा। तो डेट सी बात है, कोई डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी। सर ये वर्क डन ऑन द सिस्टम था? ये जो बाउंड्री वर्क होता है वो वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम खुद उस पर सिस्टम पे वर्क डन करें। नीचे लिखा हुआ है वर्क बाउंड्री डन ऑन एन एडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है, इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। हम खुद उस पे हम नेगेटिव लेंगे। वर्क डन करें, ठीक। अच्छा, एक और बात होती है, जब मैं ये कह रहा था कि हमें वर्क मिल रहा है या यूं हो रहा है या हम अप्लाई कर रहे हैं, उसका मतलब ये होता है कि सराउंडिंग से सिस्टम, ठीक है, वो हमें हम कर रहे हैं, उससे मुराद होता है सराउंडिंग, ठीक। ओके सर। पता लगे आप तस्वीर में ढूंढ रहे हो कि हम कहाँ पर हैं और हम कहाँ पर वर्क कर रहे हैं और हमारे ऊपर कहाँ पर वर्क हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स के सिस्टम सराउंडिंग और सराउंडिंग सिस्टम, ये रिलेशन है हमारे पास। और सर इसमें Okay, साइन कौन सा होगा? क्या हुआ? सर इसके अंदर सर हमने साइन का भी ख्याल रखना है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव का। पॉजिटिव और नेगेटिव का भी उस पर ख्याल रखना है। वो प्रीवियस स्लाइड में आप देख रहे थे कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, उसके लिए आप इस करेंगे, ठीक है। जब कोई न्यूमेरिकल आएंगे तो उस पर फिर ये थोड़े कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएंगे। अभी हमने ये एनर्जी बैलेंस जो, हाँ, एनर्जी बैलेंस जो इक्वेशन है ना, इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना है ना। तो जो डब्ल्यू इन होता है मोस्टली, या हीट इन जो होती है वो पॉजिटिव में ले लेते हैं और जो हीट आउट होती है वो माइनस में ले लेते हैं। अभी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में हमने किया ना 15-3, ठीक है। हाँ, तो उसने हमें ये नहीं कहा था कि 15 को पॉजिटिव लें या 3 को नेगेटिव लें, तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट क्या रखा है कि जो इन है वो पॉजिटिव है और आउट जो है वो नेगेटिव, क्योंकि हमने फॉर्म भी पढ़ लिया ना कि ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है। तो ये भी हमारी हेल्प कर रही होगी साइंस के सेंस में। ओके सर। ओके, अगर हमारे पास स्टेशनरी सिस्टम हो, स्टेशनरी सिस्टम वैसे किसको कहते हैं, कोई आइडिया? जो मूव नहीं कर रहा था, ठीक है, जिसकी आप चेंजेस उसके अंदर नहीं लेके आए, रुका हुआ वो सिस्टम, ठीक है। अब स्टेशनरी के रुकने की सेंस में दो चीज़ें हैं, किनेटिक की सेंस में भी वो रुका हुआ, स्पीड की सेंस में भी, और हाइट में भी रुका हुआ। तो अगर जो चीज़ स्टेशनरी है, क्या उसकी हाइट में या स्पीड में चेंजेस आ रही होती हैं या नहीं आ रही होती? सर वो तो नहीं आ रही होगी, लेकिन सर इस तरह भी तो हो सकता है ना सर, हमने पहले उसको कहीं पे हाइट पे रख दिया और उसके बाद वो स्टेशनरी हो गई हो, तो सर पहले का भी तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें हो सकती है। पहले की हमने पहले की ठीक है, उसमें है। एंड पर आपने फाइनल स्टेट के ऊपर देखना है कि बेसिकली चेंज चेंज तो जीरो होगा ना। यस सर, यस सर, सही हो गया। हाँ जी, चेंज की बात, क्योंकि रुका हुआ स्टेशनरी है, चेंज उसमें हमारे पास ज़ीरो है। अच्छा, पोटेंशियल में भी चेंज ज़ीरो हो गया, ठीक है, हाइट नहीं चेंज करा, क्योंकि हाइट भी बदल देते हैं तो वो स्टेशनरी नहीं रहा, उसकी स्पीड आगे पीछे पोजीशन की वजह से करवा देते हैं, वेलोसिटी चेंज करवा देते हैं, फिर भी वो स्टेशनरी नहीं रहेगा, ये भी हमें पता है। ये तो स्टेशनरी की डेफिनेशन है। इसी वजह से चेंज इन किनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल हमारे पास ज़ीरो आ रहे होंगे। इंटरनल वाली जो एनर्जी है उसको तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एक चीज़ रुकी तो आप उसको हीट प्रोवाइड करें, कैटल है ना, बावर्ची खाने में रखी हुई, तो वो कैटल ना तो ऊपर जा रही है ना इधर उधर मूव करी, लेकिन चूल्हे पे तो पड़ी है ना, कॉन्टीन्यूसली उसके साथ हीट का तो इंट्रैक्शन है ना। आप नीचे चूल्हा जला रहे हैं, आपके अंदर खाना पक रहा है, ऊपर से आप नहीं करिए, ये सारा फिनोमेना ना। इंटरनली चीज़ों को आप सीज नहीं कर सकते स्टेशनरी के अंदर। सो स्टेशनरी की जब मैं इक्वेशन लिखूंगा, अगर मैं उसको ये देखता हूँ कि यार इसके अंदर क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हैं, सो ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई।
सो इसके अंदर जो डेल्टा ई है वो ड्यू टू द किनेटिक भी हो सकता है, ड्यू टू द पोटेंशियल भी हो सकता है, ड्यू टू द इंटरनल भी हो सकता है। तो किनेटिक और पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएंगे। सो जो चेंज आएगा स्टेशनरी की जो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बनती है टू डेल्टा यू होगी, यानी कि इसमें किनेटिक और पोटेंशियल का रोल नहीं होगा। डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा यू। सही है। ओके जी। अच्छा, ये जो एनर्जी बैलेंस जो आप इक्वेशन यूज़ कर रहे थे, इसमें अक्सर मैंने बात की कि ई इन माइनस ई आउट ना, ये मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट। सो ये जो ई इन माइनस ई आउट हो सकता है ना, ये दो चीज़ों की वजह से हो सकता है। अभी मैं स्क्रीन पे आपके सामने हाईलाइट भी करता हूँ। एक तो हीट हो सकती है, एक वर्क हो सकता है, और एक मैस हो सकता है। यानी कि एनर्जी आना और जाना, इन आउट, उसकी पॉसिबल जो जिस फॉर्म में वो हो सकता, मैस की फॉर्म में हो सकता है ई इन माइनस ई आउट, यानी कि हीट इन आउट हो सकती है, मैस इन आउट हो सकता है, वर्क इन आउट हो सकता है। सो ये जब आप ई इन माइनस ई आउट का फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो उसमें फिर हीट, वर्क और मैस को आप कंसिडर करेंगे। अभी आपको कुछ पीछे एग्जांपल्स डिस्कस हमने करवाई थी। 15 माइनस आपने माइट बी 2 या 3 किया, वो हीट था। 6 उसमें ऐड किया, वो आपके पास वर्क था। मैथ्स की वहाँ पे एग्जांपल माइट भी आपको नज़र ना आ रही क्योंकि वो क्लोज सिस्टम आपने लिए हुए थे। अब आप ये इक्वेशन देख रहे हैं टॉप पे जो ब्लैक कलर में लिखी है, इसको ज़रा रीड आउट करें सारे, ज़रा इस पे कुछ कमेंट्स लेंगे। ई इन माइनस सी आउट इज इक्वल टू, हाँ जी पढ़ें। अब बता दें कि क्या लिखा हुआ, कोई स्टूडेंट बताए कि ये क्या लिखा हुआ। ई इन माइनस सी आउट इज इक्वल टू क्या है ये? सर ये इंटरनल एनर्जी हीट की फॉर्म सर में, तीनों वर्क वही की चीजें फॉर्म सर, पहले हीट है सर, उसके बाद वर्क है और उसके बाद मैस है। और सर उन सबका सर हमने ई इन माइनस सी आउट सर जो हमने डिफरेंस करना है शुरू में सर, वो हमने सबका कर लिया। और सर एंड में फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम आ गई हमारे पास। क्यू इन माइनस क्यू भी हो सकता है, वर्क इन वर्क आउट भी हो सकता है, और मैस इन मैस आउट भी हो सकता है। ये वो पॉजिटिव नेगेटिव वाली बातें भी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही कि किस सेंस में हमने किस किस तरह ये सारी चीज़ें बता रही कि डेल्टा ई। अच्छा, उसके नीचे जो रेड या पिंक कलर में लिखा हुआ है, ये भी बहुत यानी कि कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसने बड़ा यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि ई इन माइनस ई आउट जब होगा तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं। नीचे ज़रा पढ़ने की कोशिश करें, लिखा हुआ है नेट एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट, वर्क एंड मैस। ये उसने बता दिया कि ई इन ई आउट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती है। आगे डेल्टा ई में देखें, वो भी बहुत खूबसूरत बात है। डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल किनेटिक पोटेंशियल एटसेट्रा एनर्जीज, यानी कि जो आप कहते हैं ना कि डेल्टा ई सिस्टम के अंदर क्या चेंज आया, तो उसकी हो सकता है उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आया हो सकता है उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आया हो सकता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आया हो, किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एनर्जीज के थ्रू ही चेंज आया होगा ना। सो जब हम डेल्टा ई की बातें करते हैं तो इनडायरेक्टली उसके अंदर 3-4 चीज़ें समराइज होती हैं। डेल्टा यू हमारे माइंड में चल रहा होता है, डेल्टा के ई चल रहा है काइनेटिक वाला, डेल्टा पी ई चल रहा है पोटेंशियल वाला। इसीलिए जो पीछे आपने एग्जांपल डिस्कस की है स्टेशनरी वाली, आपने लिखा है डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी कि उसके अंदर जस्ट इंटरनली चेंजेस आ रही हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल जो हैं वो ज़ीरो हैं। सो हमें पता चल गया कि जब हमने देखना, हमने वर्क को देख रहे हैं, हीट को देख रहे हैं, मैस को देख रहे हैं। ये नीचे एक एग्जांपल देखें कंट्रोल वॉल्यूम वाली ना। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, ओपन सिस्टम की एग्जांपल है। देखें मैस इन हो रहा है इसके अंदर, वर्क इन आउट भी हो सकता है, हीट इन आउट भी हो सकती है, मैस भी नीचे से आउटलेट से आउट हो रहा है, तो ओपन सिस्टम की एग्जांपल है ये। इस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे आप देखें ई इन माइनस सी आउट के ऊपर डॉट डॉट आ गए,
ये अब क्या बन गया बड़ा डिटेल में डॉट के साथ तो बता चुका। हाँ जी, कुछ है स्टूडेंट कि तो वही जब वर्क टाइम या से एनर्जी, डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी, वर्क या एनर्जी के ऊपर जब आप डॉट लगाते हैं उसको टाइम से डिवाइड करते हैं, पावर बन जाती है। ठीक है, सो ई इन माइनस सी आउट के ऊपर डॉट लग गया तो ये आपके पास डेल्टा ई बाय डेल्टा टी है। उसके देखें यूनिट साथ ही बदल गए, किलो वॉट हो गया, पहले किलो जूल लिखा हुआ, राइट। और नीचे वर्डिंग भी देखिए, रेट ऑफ नेट एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट, रेट ऑफ एनर्जी, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी दैट इज़ अ पावर। तो लिहाजा ये जब कोर्स पढ़ना है या बुक पढ़नी है तो दिमाग को थोड़ा खोल के रखना है, आपको हर चीज़ पे इंडिकेशंस मिलेंगी, निशानियाँ मिलेंगी, आप ले लें, आपकी मर्ज़ी है, इग्नोर कर दें, वो भी आपकी मर्ज़ी। डिस्क्रिप्शन भी होगी, फार्मूला भी होगा, यूनिट भी बताएगा, सिंबल भी हेल्प करेगा, 5-5 6-6 जगह पे मदद हो रही होगी। लेकिन अगेन बात हुई कि अगर मदद लेनी है तो, राइट। अब नीचे देखिए सिंबल आपको लोअर केस में मिल रहे हैं। तो लोअर केस में सिंबल कब होते हैं? जब आप स्पेसिफिक की फॉर्म में चीज़ लिखते हैं। स्पेसिफिक की फॉर्म में क्या होता है कि जब आप उस चीज़ को मैथ से डिवाइड कर देते हैं, जब किसी चीज़ को मैथ से डिवाइड करोगे तो उसका यूनिट पर केजी के सेंस में आ जाएगा। अगर वो एनर्जी थी तो अब वो किलो जूल पर केजी होगी। और अगर उसका पहले सिंबल कैपिटल ए था, कैप्स में ई था, सॉरी, तो अब वो स्मॉल में ई हो गया। सिंबल भी बता रहा है कि मुझे मैथ से डिवाइड कर दिया गया। सो ई इन माइनस सी आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई, सारे सिंबल्स लोअर केस में। सो ये स्पेसिफिक एनर्जी है, दरमियान वाली पावर थी, ऊपर वाली नॉर्मल जो एनर्जी होती है। अच्छा, नॉर्मल एनर्जी के लिए हम नॉर्मल का वर्ड यूज़ नहीं करते, जस्ट हम कह रहे हैं कि एनर्जी, पावर, इस तरह की चीज़ें। वंस दैट इज़ डिवाइडेड बाय द मैथ तो फिर उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पेसिफिक। तो अभी चूँकि हम आगाज़ में, तो इसलिए मैं अक्सर कह देता हूँ नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल एनर्जी। सो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल एनर्जी, टेक्निकल इस तरह की कोई इस्तिलाहात नहीं है, ठीक है। सो एनर्जी इज़ एनर्जी, वॉल्यूम इज़ वॉल्यूम, डिग्री डिग्री है, ठीक है जी। सो ये स्पेसिफिक के केस में हमने एक एडिशन किया वर्ड की कि स्पेसिफिक एनर्जी है। ओके जी, ई इन माइनस सी आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई। और सिग्मा आपको पता है आप क्यों लगा रहे हैं? ये चीज़ें वही हैं, सिग्मा उसने लगा दिया, सिग्मा इन, और मतलब ई के साथ चेंज की बजाय डेल्टा की जगह सिग्मा लिखना शुरू कर दिया है, या सिग्मा लिखा हुआ है ई इन माइनस सी आउट की तरफ। ये जो पुराने जो पहले से लेक्चर ले रहे हैं उनको आइडिया होगा कि वाई वी आर यूजिंग सिग्मा इंस्टेड ऑफ डेल्टा। हाँ जी, कोई खिलाड़ी मैदान में आना चाहे। वो कह रहे हैं कि सर जी आपके काम है, आप ही पढ़ाएं, हमें ना ही डिस्टर्ब करें। सो डेल्टा का मतलब होता है कि वो पॉइंट डिपेंडेंट फंक्शंस हैं। ये पिछले लेक्चर में आपको बाउंड्रीज, पॉइंट, पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस और वो यस सारी सर, चीज़ें प्रोसेस बताई था हैं सर जहाँ, ये, ठीक बिल्कुल है। यस सर। सर। तो ये पाथ डिपेंडेंट है, प्रोसेस डिपेंडेंट है, ठीक है। यस सर। एग्जैक्ट और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स की जहाँ पे बात हुई तो ये बता रहा है कि मैं किसी पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, मैं एक प्रोसेस पे डिपेंड करता हूँ, यस ठीक सर। है। सो इस वजह से बजाय के डेल्टा का, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है, प्रेशर होता है, वो डेल्टास डिपेंडेंट होते हैं। एक पॉइंट पे उसका वॉल्यूम है पॉइंट पे P1, होता है, यस दूसरे सर। पॉइंट पे P2। वर्क ऐसा नहीं होता, W1 W2 नहीं होता। वर्क एक प्रोसेस होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या चेंज है। किसी एक पॉइंट पे वर्क नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप कहें जी W1, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ W1, W2 कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वर्क किस तरह एक एक जगह पे वर्क नहीं होता। वर्क एक जगह और दूसरी जगह, दो चीज़ों को मिला के फिर वर्क बनता है, फिर वो पाथ बनता है, फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आता है, ठीक है। कि यहाँ से लेके वहाँ तक, ये यहाँ वहाँ समझे दो पॉइंट्स हैं, एक प्रोसेस है पूरा कि मैं यूएमटी से चलाऊँ, मैं वापडा डाउन पे गया हूँ तो बताएं कि मैंने कितना वर्क डन किया। ये मैं नहीं कह सकता कि यूएमटी में मैं खड़ा हूँ, बताएं मैंने कितना वर्क डन किया। वो कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट ही कोई नहीं है, चेंज ही कोई नहीं है, आप उसी पॉइंट पे हैं, ठीक है। सो एनी हाउ जी। अच्छा, साइकिल के केस में लिखा हुआ फॉर अ साइकिल डेल्टा इज इक्वल टू 0, चेंज इन एनर्जी 0 है जी। साइकिल के केस में साइकिल की जो प्रोसेस होते हैं कि जिसके इनिशियल और फाइनल स्टेजेस सेम होती हैं, इसके बारे में कोई ख्यालात आपके? गलत लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है? साइक्लिक प्रोसेस है, क्या हो गया? यस सर, इसका सही लेक्चर लिखा हुआ। हम, सर साइक्लिक उसमें ये होता है सर, उसमें जितने भी चेंजेस आते हैं सर, उसके एंड पे जाके सर वो उसी अपने इनिशियल पॉइंट पे सर पहुंच जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया होता है।
यानी कि उसका इनिशियल और फाइनल जो स्टेजेस होती है वो सेम होती है, आइडेंटिकल पोजीशन होती है, चलने यस वाली सर। और रुकने वाली। तो वो जब उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं तो जो चेंज होता है वो ज़ीरो होता है। जैसे स्टेशनरी सिस्टम है तो उसकी इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, इसलिए जब आप उसका चेंज ले रहे थे इन सेंस ऑफ किनेटिक और पोटेंशियल वो ज़ीरो आ रहा था, लेकिन इंटरनली उसकी एनर्जीज थी। तो जो यस सर। साइक्लिक प्रोसेस होता है उसके अंदर जो चेंज इन एनर्जीज हैं वो आपके पास ज़ीरो है। जीरो। ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज़ आपको यहाँ पे मिली है, क्यू नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट। जो साइक्लिक सिस्टम है ना उनको मोस्टली हम क्लोज सिस्टम कंसिडर करते हैं। ठीक है, पहली बात ये कि जो साइक्लिक सिस्टम होते हैं उनको मोस्टली हम क्लोज सिस्टम, तो जब आप क्लोज सिस्टम कंसिडर करें उसका मतलब उसके अंदर मैस नहीं है, मैस इन मैस आउट नहीं है, क्लोज सिस्टम के अंदर मैस का आना जाना नहीं होता। तो फिर दो फॉर्म ऑफ एनर्जीज बनती हैं, क्यू और डब्ल्यू। तो हो सकता है कि हीट जो है वो उसके अंदर आ रही हो और उसके सेंस में आपको वर्क मिल रहा हो, या हो सकता है आपको वर्क मिल रहा हो और उसके सेंस में वो आपको हीट दे रहा हो। लेट्स से हीटर है, वर्क आप उसको दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक वर्क बिजली के सेंस में, वो आपको हीट दे रहा है। तो इस सेंस में कि आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी उसको अप्लाई कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट आपको दूसरी मिल रही है, यानी कि हीट इन आप कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट आपको डब्ल्यू आउट मिल रहा है। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हीट इन दे रहे हैं, डब्ल्यू आउट मिल रहा है, और देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि डब्ल्यू इन दे रहे हैं और क्यू आउट मिल रहा है। सो सर इस मैथ वजह तो से सर मैथ तो उसके अंदर होगा, लेकिन सर मैथ इन और आउट नहीं होगा सिर्फ। हाँ, मैथ्स उसके अंदर पहले से जो था, ठीक है, वो यस। जितना भी था वो होगा, तब्दीली नहीं आएगी उसके अंदर, चेंज नहीं होगा। मैथ्स उसके अंदर कोई ना कोई होगा, हम बातें कर रहे हैं चेंज की, राइट। ठीक हो गया सर। ठीक यस। है, यानी कि चेंज स्टेट 2 और स्टेट 1 का मुआवजा कर रहे हैं। उसके अंदर पहले कुछ हो सकता है 2 kg 3 kg या कुछ ना भी हो, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, एक बड़ी अच्छी सी एग्जांपल कि रिजिड टैंक कंटेन्स अ हॉट फ्लूइड दैट इज कूल्ड व्हाइल बीइंग स्टीयर्ड बाय अ पैडल व्हील। ठीक है, इनिशियली द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज 500 किलो जूल ऑफ हीट। अच्छा जी, चलें साथ साथ बताते हुए जाते हैं कि हमारे पास उसने क्या कहा है कि इनिशियली, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि रिजिड टैंक कंटेन्स अ हॉट फ्लूइड दैट इज़ कूल्ड व्हाइल बीइंग स्टीयर्ड बाय पैडल व्हील। सो पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कोई हमारे पास कोई पैडल व्हील है, शाफ्ट वर्क हो रहा है, वो आगे पैडल व्हील जैसे आपके पास टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, उस सेंस में हमारे पास आगे आपको पैडल व्हील नज़र आ रहा है, जैसे कश्ती के अंदर चप्पू होते हैं। आप क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर हॉट फ्लूइड है और उसको आप हिला रहे हैं, हिला के आप उसको ठंडा करना चाह रहे हैं, और वो हिल कर लूज़ हीट तभी करेगा जब आप, डेफिनेट सी बात है, हीट को लूज़ होने का मौका दें कि हीट उसके अंदर लॉस्ट हो। अदरवाइज़ तो अगर आप हीट को लॉस नहीं करते, उसको फुल बंद करके रखते हैं, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे और कोलिजन होगी, और टकराने की वजह से और हीट प्रोड्यूस होने का फिनोमेना हो सकता है। ये क्यों बात की, जैसे कप है ना, कप ऊपर से खुला तो उसके अंदर चम्मच लाए ना, आपको चाय ठंडी हुई हो जाती। और अगर आप कोई और चीज़ है वो अंदर ऊपर सारी क्लोज है, उसके अंदर ही आप अगर उसको किसी चीज़ से घुमा रहे हैं तो हो सकता है उसके मॉलिक्यूल्स उसकी बॉडी से टकरा टकरा के वो और कोलिजन्स की वजह से हीट प्रोड्यूस हो चुकी हो, ना कि वो हीट लूज हो रही हो। सो अ रिजिड टैंक कंटेन्स अ हॉट फ्लूइड दैट इज कूल्ड व्हाइल बीइंग स्टीयर्ड बाय पैडल व्हील। अच्छा, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी ये इट्स अप टू यू कि आप उसको पढ़ के कितने कॉन्सेप्ट्स को, अपने कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस हैं उनको कितना प्रोवोक करते हैं, कितना आप उसका एनालिसिस आपका स्ट्रॉन्ग है, या आप बस रट के कहेंगे कि अच्छा ये जी 2.10 है और इसके अंदर फलां फार्मूला लगना और बिस्मिल्लाह पढ़नी है। सो इट्स अप टू यू। इनिशियली द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड इज़ 800 किलो जूल। इनिशियली उसकी इंटरनल एनर्जी जो U1 है वो 800 किलो जूल है। ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस द फ्लूइड लूजेस, अब ये क्यू आउट हो रहा है, हीट लॉस हो रही है, 500 किलो जूल ऑफ हीट दैट इज क्यू आउट, and the paddle wheel does 100 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन द फ्लूइड। जो पैडल व्हील वर्क डन कर रहा है उसके ऊपर, दैट इज क्या उसको कहते हैं, 100 किलो जूल पैडल व्हील को वर्क करना पड़ रहा है। जो पैडल व्हील को आप हिला रहे हैं कि जी वो ठंडा करे ये प्रोसेस सारे के दौरान फ्लूइड को, 100 किलो जूल आप पैडल व्हील के थ्रू वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज़ डब्ल्यू इन। ये आपका डब्ल्यू इन है, वो जो 500
kg हीट थी, सॉरी किलो जूल हीट थी, दैट इज़ क्यू आउट। और जो इनिशियली उसकी इंटरनल एनर्जी थी दैट इज़ यू वन। क्यों यू वन उसको कह रहा हूँ क्योंकि उसने इनिशियल का वर्ड यूज़ किया, डेफिनेट सी बात है माइट भी हो सकता है इन फ्यूचर वो फाइनल इंटरनल एनर्जी में इंटरेस्टेड हो, तो उसको मैं यू टू कह लूँगा। ये पीछे रीज़न है। डिटरमाइन द फाइनल इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी, उसने कह भी दिया कि फाइनल इंटरनल एनर्जी बताओ, दैट विल बी यू टू। ठीक है। निगलेक्ट द एनर्जी स्टोर्ड इन द पैडल व्हील, क्योंकि वो पैडल व्हील को यूज़ कर रहा है, तो पैडल व्हील के अंदर अगर कोई एनर्जी स्टोर होगी, यानी कि जो लॉसेज हैं, पैडल व्हील को तो आपने यूज़ किया कि सारी फ्लूइड को एनर्जी दे के आओ, और अगर इन केस उसमें कुछ लॉसेज होते हैं, उसके अपने अंदर कुछ अगर एनर्जी यूटिलाइज हो रही हैं, तो वो कह रहा है किस तरह की लॉसेज और इस तरह की चीज़ों को आप निगलेक्ट कर दें। ठीक है जी, हमने इसको निगलेक्ट कर दिया। हमने जो पीछे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पढ़ी है, हम उसी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उसमें E इन माइनस सी आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई होता है। डेल्टा ई के अंदर कैनेटिक पोटेंशियल और इंटरनल भी आ रही थी, यहाँ पे भी हमारी आ रही। फिर इन आउट में तीन चीज़ों की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, कौन कौन सी? हीट, वर्क और मैस। तो मैस तो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा, क्लोज सिस्टम। ओके जी, बड़ी प्यारी सी इक्वेशन, इसके साथ बहुत लंबी दोस्ती रहनी है। चैप्टर 2 में दोस्ती हुई है, इसने 4 में रहना है, 5th में रहना है, अगले इसने ना ख़त्म होने वाली दोस्ती है इससे। E इन माइनस सी आउट इज इक्वल टू डेल्टा ई। अच्छा, आप ये देख तो रहे होंगे ये इक्वेशन, देखें कि उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। E इन माइनस सी आउट और डेल्टा ई के नीचे जो इंग्लिश के अंदर कुछ लिखा हुआ है ना, उसको ज़रा पढ़ने की कोशिश करें कि वो क्या लिखा हुआ है, वो ज़रा रीड आउट करके बताएं। E इन माइनस सी आउट और डेल्टा ई के नीचे। हाँ जी, सर पढ़ एक रहे हैं। एनर्जी ट्रांसफर है और एक सर जो चेंज इन एनर्जी सर। हाँ, वो नीचे फैक्टर्स पढ़ें, पढ़ाने का मकसद है कि फैक्टर्स देखें कि कौन कौन देखिए से सर। फैक्टर्स हैं, उसको रीड आउट करें कि किन किन की वजह से। यस सर। हीट, वर्क और मास, ये पढ़ लिया सर।
सॉरी मेरा था माइक ऑफ और मुझे उसका खैर आइडिया नहीं था। अच्छा एनी ये एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स जो कि लाइटनिंग पावर से रिलेटेड ना, आपने इसको थोड़ा रीड आउट करना है। ये बिल की कैलकुलेशन से रिलेटेड है कि घर का ना बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप घर में आपको बिल आता है ना कि इतने यूनिट आपने एनर्जी जो है वो यूज़ कर ली है और एक यूनिट का ये रेट है। ठीक है, तो ओवरऑल कितने यूनिट्स आपने यूज़ किए हैं तो बिल कितना है, ये सॉल्व हुई है यहाँ पे ना। तो आपने इसको देख के जो है वो यूनिट की कैलकुलेशंस करनी है। अच्छा ये जो प्रीवियस एग्जांपल से, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, जो मैं पीछे बता रहा था, ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन की जो एग्जांपल है वो मैंने आपको कहाँ तक बताई है। ये मैंने इक्वेशन आपको बता दी है कि कैसे सॉल्व कैसे उसको करना, क्योंकि वो ना माइक ऑफ था उस वजह से। यस सर। ये आपको सोल्यूशन इसका करवा दिया मैंने, W शाफ्ट इन माइनस क्यू आउट डेल्टा यू और यू टू यस माइनस सर, यू इसका नहीं सर इसका आप बता दीजिए। यस सर, ये क्वेश्चन आपने बताई। हाँ ठीक है। नहीं इसको आंसर भी बता दिया कि ये 400 कैसे कैसे यूज़ कर रहा है, डेल्टा यू क्यों ले रहा है, किनेटिक और पोटेंशियल क्यों नहीं ली। नहीं सर, ये नहीं बताया। वो असल में अपनी तरह से सारा बता दिया हो ना। सर वो माइक के आवाज़ कहीं आपकी नहीं आ रही। हाँ वो माइक कहीं पे क्लिक हो गया तो वो अच्छा खैर है नहीं हो। यहाँ पे ना डेल्टा ई में तीनों चीज़ें आ सकती थी, डेल्टा यू भी आ सकता था, डेल्टा के भी और डेल्टा पी भी, क्योंकि लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये देखें ज़रा नीचे पढ़ें, चेंज इन इंटरनल किनेटिक पोटेंशियल। ये सिर्फ डेल्टा यू क्यों ले रहा है बेटा, क्योंकि स्टेशनरी है। रिजिड टैंक की बात हुई थी, रिजिड टैंक, तो जब टैंक जो है वो रिजिड होगा, ठीक है, जब भी आपके पास रिजिड टैंक की स्टेटमेंट होगी इसका मतलब है वो स्टेशनरी है, उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, चेंज इन किनेटिक और पोटेंशियल ज़ीरो है, तो लिहाजा इस वजह से उसने डेल्टा यू सिर्फ लिया हुआ है। अगर ये रिजिड टैंक ये इस तरह की हम इसको स्टेशनरी जूम नहीं करते तो हमने के ई भी लेना था, चेंज इन पी भी लेना था, पोटेंशियल और किनेटिक दोनों का चेंज आना था। सो रिजिड के वर्ड की वजह से सिर्फ ये डेल्टा यू लिया है, डेल्टा के ई और डेल्टा पी ई नहीं लिया। अब बात कर लेते इन माइनस सी आउट के अंदर शार्ट वर्क इन और क्यू ई आउट क्यों लिया, क्योंकि शार्ट वर्क इन हो रहा है, स्टेटमेंट में भी गिवन है 100 किलो जूल और हीट लॉस हो रही है 500 किलो जूल। ठीक है, सो इन वाली चीज़ें हम पॉजिटिव ले रहे हैं, आउट वाली चीज़ें हम नेगेटिव ले रहे हैं। फॉर्मूला भी यही कहता है इन माइनस आउट। और बाकी आपके पास डब्ल्यू आउट आपको नहीं, स्टेटमेंट में आपने नहीं कंसिडर किया, हीट इन स्टेटमेंट में नहीं है, आपने नहीं ली। ठीक है, सो U2 ही आपने कैलकुलेट करना था। सो वो ये चीज़ें, अब इस फॉर्मूले में होगा क्या कि इक्वेशन आपके सामने होगी, आपने देखना ये कि ये इक्वेशन नैरो डाउन होके इतनी क्यों रह गई है, इसमें फ़लाँ चीज़ नेगलेक्ट क्यों कर दी है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हीट भी आनी थी, वर्क मैस। एक और खूबसूरत चीज़ है कि मैस भी नहीं है। मैस क्यों नहीं है भला? तो मैच इन आउट भी नहीं हो रहा। वो सिस्टम है। यस सर। ठीक है, तो कौन सा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम है ये, तो इस वजह से मैस इन आउट भी नहीं है। अच्छा ये जो एग्जांपल है ना, ये आपको कह रहा हूँ कि आपने जस्ट इसको रीड आउट करके आना है। ये घर की एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल द लाइटनिंग नीड ऑफ अ क्लास, 30 बल्ब लग रहे हैं क्लासरूम में, हर बल्ब है 80 वाट का, तो 12 घंटे के लिए वो बल्ब ऑन होते हैं और 250 डेज़ एक साल में चलते हैं। तो आपने बताना कि उसकी सालाना कॉस्ट कितनी आ रही है, जैसे बिल कैलकुलेट करते हैं ना। तो खैर आपने कुछ नहीं बताना, सॉल्व हुई एग्जांपल है, तो आपने इसको रीड आउट करना है। ये बिल्कुल बच्चों वाले लेवल की एग्जांपल है। ठीक है, तो इसको मैं नहीं ओके सर। करवाऊँगा। हाँ, इसको आपने रीड आउट करना है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस के कोर्स में भी शायद है, अलेक्जेंडर की बुक में भी इस तरह की कोई एग्जांपल है, बिल्कुल आगाज़ में आ जाती है। पता नहीं, अब आई डोंट नो कि किसी ने उसको पढ़ा या नहीं पढ़ा। फिर अप्लाइड तो फिजिक्स में भी थोड़ा हमने किया था इस तरह, हाँ ये बिल वगैरह बिल्कुल ये, कैलकुलेट किया हाँ था। हाँ बिल्कुल ये एक बच्चों से वाली चीज़ है, क्योंकि इस पे भी 10 मिनट मेरे लग जाने कि ये बल्ब है वो यूँ है, क्योंकि फिर जब मैं कराता थोड़ा ज़रा मज़े से फिर समझाना होता है। तो इसलिए बेहतर है कि इसको थोड़ा रीड आउट कर ले। और मंडे को जो है ना वो हमने चैप्टर 1-2 का क्विज़ लेना है, लेकिन अभी हमारे 2 लेक्चर बाकी हैं, वो हम चैप्टर 3 पे गुजारेंगे। ठीक है, और साथ साथ आप रीडिंग शुरू कर दें LMS पे, सारी स्लाइड्स बुक शुक
बुक, स्लाइड्स, लेक्चर्स, सारी चीज़ें LMS पे मौजूद है। एक आज जो लेट कमर मतलब यानी कि लेट ज्वाइनिंग थी रजिस्ट्रेशन की, उसको वहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो आप मटेरियल को वहाँ पे गो थ्रू करें। ठीक है, और साथ साथ आप ओके थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा लेट हो जाएंगे आप। ठीक है, और वो थोड़ा लेट फिर बाद में ज़्यादा लेट बन जाएगा। सो यानी कि अब यस वक्त आ चुका है कि देयर इज़ नीड टू स्टडी। ठीक है, यस ओके जी, थैंक यू वेरी मच। सर ओके सर थैंक यू जी